हाय एवरीवन, मैं विनय कुमार पांडे, लैंग्वेज एक्सपर्ट। जो भी कैंडिडेट इंग्लिश सब्जेक्ट से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हो, तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर में आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरे साथ जुड़े। तो ध्यान रखिएगा कि ये टफेल का कॉन्सेप्ट है। टफेल का कॉन्सेप्ट क्या है कि 2011 में जिन कैंडिडेट ने फॉर्म डाला था उसका पेपर कब हुआ था? 2015 में हुआ था, सितंबर में शायद हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 100% ग्रामर के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा टफेल से ही पूछा गया था। आपको एक एक क्वेश्चन का मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये टफेल की बुक है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपॉन हैचिंग। इसमें कौन सा ऑप्शन भरना है आपको? ऑप्शन ए सही है। जहां कोई प्रॉब्लम होगी, हाँ आपको कहीं प्रॉब्लम होगी कि अरे ये क्वेश्चन मेरे समझ नहीं, सर ने तो बता दिया। लेकिन क्या है कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है? 9580150999। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मैसेज कर देंगे 9580150999। इसी पर व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो मैं आपको आकर के लाइव क्लास में बता दिया करूंगा, या उसका एक वीडियो क्लिप बना करके आपको मैं भेज दिया करूंगा अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो अब इसमें क्या होगा? यंग डक्स। देखो अपान क्या है? प्रीपोजिशन। ये क्या है आपका? जीरंड, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी आता है वो जीरंड होता है। और जीरंड क्या होता है? नाउन होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन आता है। तो ये क्या है आपका? नाउन है। तो अपान हैचिंग, हैचिंग माने क्या? अंडे सेना। तो अंडा सेना क्या होता है? ये एक शुरुआती दौर होता है, मतलब प्रारंभिकी दौर से ही, शुरुआती दौर से। यंग डक्स, ये नाउन क्या है? बहुवचन में है, वर्ब प्लूरल फॉर्म में है। हाउ टू स्विम, ठीक। लोग बता देते हैं कि नो के बाद अगर इन्फिनिटिव आए तो उसे आप क्या करिए? हाउ टू का प्रयोग कर दीजिए। तो भैया अकेले हाउ टू नहीं होता है, बल्कि जो भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है, व्हाट भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, मतलब कोई भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कह दिया जाए ही could not know where to go, where to go। तो वह नहीं जान सका कहां जाना है। I could not know what to do, मैं नहीं जान सका क्या करना है। तो अकेले हाउ टू का प्रयोग मत करिए, ठीक है ना, कि यही होता है। एक लकड़ी के फकीर का बात नहीं है। हाँ, ये होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड प्लस इन्फिनिटिव। क्योंकि मैं फंडामेंटल में ध्यान रखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, तो फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट मेरा अलग होता है, उसकी फीस अलग होती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक चीज और बता दें आपको, रेन एंड मार्टिन और टफेल वही हल करें जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जिनको करना है वो मुझसे कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है ना, व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो मैं आपको पूरा सब कुछ बता दूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि अपॉन हैचिंग ये कैसा फ्रेज है? तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। देखिए अपॉन हैचिंग मतलब अंडे सेने से ही, मतलब शुरुआती दौर से ही। यंग डक्स, छोटे डक्स मतलब बतख, जानते हैं क्या? हाउ टू स्विम, कैसे तैरना है, ठीक। तो ये क्या है? कब से जानते हैं? तो जब भी आपको फ्रेज या सब्जेक्ट या जो भी प्राप्त करना हो, जो फाइनाइट वर्ब होता है उसी से आप क्वेश्चन करिए। मतलब कब से जानते हैं? कब से जानते हैं तो क्या कहेंगे? अंडे सेने, मतलब प्रारंभिक दौर से ही जानते हैं, ठीक। अब यहां देखिए क्या जानते हैं, व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। क्या जानते हैं? तैरना जानते हैं। तो ये क्या है आपका? नाउन इन्फिनिटिव एज अ ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये नाउन इन्फिनिटिव एज अ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन्फिनिटिव दो कॉन्सेप्ट में चलता है। नाउन इन्फिनिटिव जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केस इंपोजिशन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका? जेरेंडियल इन्फिनिटिव, जिसमें इन्फिनिटिव क्या बनता है आपका? एडवर्ब बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। एडवर्ब भी 3 प्रकार के बनते हैं, ठीक। अगर आप पढ़े होंगे फंडामेंटल तो आपको क्लियर होगा, ठीक। द सेकंड क्वेश्चन, सम ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम क्लाउड्स एवोपरेट्स बिफोर। अब देखिए बिफोर क्या है आपका? ये कंजंक्शन भी होता है, क्या होता है? कंजंक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। तो अब देखिए क्या यहां कोई क्लॉज आ रहा है?
भाई बिफोर कंजंक्शन तब होगा जब इनके बाद कोई वाक्य होगा। तो क्या इनमें चारों से कोई वाक्य है? नहीं है। तो 100% वो क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? जिरंड आता है। तो जिरंड कहाँ है? जिरंड कहाँ है? मात्र एक में ही है। किसमें है? एक ही में। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब पहले वाले का क्या बताया था? पहले वाला का भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। अगर आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो, मतलब ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, पूछिएगा तो मैं आपको, भाई आप अपने अनुसार भी तो कहोगे ना कि हाँ ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा। तो देखो इसका पूरा हिंदी अर्थ देख लो। सम ऑफ द रेन वाटर, मतलब जो बरसात का पानी होता है, कहां से? फ्रॉम क्लाउड्स, बादलों में से, बरसात के पानी में से कुछ पानी, सम्मान कुछ। अब यहां ये क्या है? आपका प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। तो बादलों से बरसात के पानी के कुछ अंश, कुछ पानी वाष्प बन जाते हैं। ठीक है ना? एवापोरेट्स माने क्या होता है? वाष्प बन जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। बिफोर, कब? रीचिंग द ग्राउंड, धरती पर पहुंचने से पहले, धरती पर पहुंचने से पहले वाष्पीकृत हो जाते हैं। ये इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रक crashed into the back of a bus। आगे मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैटरिंग माने होता है बिखरना। ग्लास, भाई जब कोई चीज टकराती है तो कांच बिखर के चारों तरफ फैल जाता है। ठीक। तो यहां देखना है द ट्रक क्रैश्ड। अब टेंस कौन सा है? ये कौन सा वर्ब है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना। इनटू द बैक ऑफ ए बस, बस के पीछे टकरा गई। क्रैश माने टकरा जाना। ठीक, लड़ गई। तो अब इसमें से कौन सा लगाएंगे आप? लोडिंग विथ एम्प्टी। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन आपका ये जो फोर्थ है ये है। अब इसको क्यों लगाएंगे? तो ये बताइए, लोडेड विथ एम्प्टी बॉटल्स, खाली बोतलों से लदा हुआ। इसका पूरा हिंदी अर्थ बता देता हूं। खाली बोतलों से लदा हुआ ट्रक बस के पीछे टकरा गया। तो अब आप इसे वर्ब की, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बराबर पास्ट पार्टिसिपल है। अब पास्ट पार्टिसिपल ध्यान रखिएगा, वहां प्रयोग किया जाता है कि फाइनाइट वर्ब से पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ये बताइए कि पहले ये ट्रक जो है ये बस से टकराई कि पहले एम्प्टी, मतलब ये खाली बोतल लदा हुआ था। तो खाली बोतल से लदा हुआ था ट्रक, खाली बोतल से पहले लदा हुआ था, उसके बाद टकराया ना। तो लदने का काम क्या था? पहले हो चुका था। तो अगर ध्यान रखिएगा, फाइनाइट वर्ब क्या है आपका? फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है। तो फाइनाइट वर्ब है क्रैश्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक। तो सपोज दैट, जिस मान लीजिए आज सुबह की, मतलब जो तारीख है या जिस समय आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए आज, मान लीजिए 12 बजे टकराई, 12 बजे टकराई। तो लदा कब होगा? 12 बजे के बाद कि 12 के पहले? मतलब 12 के पहले 10 बजे फिर रास्ते में चली हुई तब टकराई होगी। ठीक है ना? तो जो पास्ट पार्टिसिपल होता है फाइनाइट वर्ब से पहले घटित हो चुका होगा है। और ध्यान रखिए ये पैसिव फॉर्म होता है। क्या होता है? पैसिव फॉर्म। मतलब ये एक्शन इसके ऊपर है, मतलब खाली बोतल से लदा था ना, ये लाद नहीं रहा था बल्कि इसके ऊपर लदा हुआ था। तो ये पास्ट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट होगा। जैसे पास्ट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि मैंने मुरझाया हुआ फूल फेंक दिया। अब मैंने मुरझाता हुआ फूल फेंक दिया, तो जिस समय फेंका उस समय फूल मुरझा रहा था। तो आई थ्रू द फेडिंग फ्लावर्स, और आई थ्रू द फेडेड फ्लावर। तो फेडिंग फ्लावर मतलब जिस समय फेंका उस समय फूल क्या रहा था? मुरझा रहा था, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। और आई थ्रू द फेडेड फ्लावर मतलब जिस समय फेंका उसके पहले वो मुरझा चुका था फूल। तो जहां भी अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होगी तो आप क्या करिएगा कि मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। कॉलिंग नंबर है मेरा 9140685398। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी इज एंटायरली अप टू हिम। अब देखो
सॉरी इज नहीं है, इज है, इज इंटायरली अप टू हिम, पूरी तरह से उस पर निर्भर है, उसी पर है। अब इज के पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, है ना। इसके पहले क्या सब्जेक्ट आएगा। तो अगर आप क्लाज पढ़े होंगे, इसलिए कोई भी पेपर सॉल्व करने से पहले आपको मैंने बताया कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा कैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखिएगा, ये हाउ आया तो ये कंजंक्शन आया। तो अगर इज के पहले अगर कंजंक्शन से वाक्य स्टार्ट है तो मतलब एक क्लाज होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कंजंक्शन होना चाहिए। तो यहां देखिए ही के बाद कोई नहीं आया, यहाँ हाउ के बाद इज आ गया, इंट्रोगेटिव होगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन क्या है? ए सही है। क्या है? सही है। तो अगर ये क्या है? नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट है। क्या है? नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट। तो जब नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में आता है तो ध्यान रखिएगा एक कंजंक्शन आता है, और कंजंक्शन के बाद एक क्लॉज होता है, मतलब एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा। तो ये कंजंक्शन है। और कंजंक्शन के बाद कभी भी ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करोगे। देखो यहाँ फुल स्टॉप है ना, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक पार्ट होता है। भाई नाउन क्लॉज पढ़े होंगे ना आप लोग, तो क्या होगा? हाउ ही ट्रेवल्स, वह कैसे यात्रा करता है, ठीक है ना, उस पर निर्भर है पूरी तरह से, ठीक है ना। तो ये चीज है, जैसे हमने कहा व्हेन ही विल कम हियर इज नोन टू मी। तो अब देखो यहां व्हेन आया कि वह कब आएगा मुझे मालूम है, कि वह कब आएगा मुझे मालूम है। तो अब इज के पहले क्या आया? ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट आया। व्हेन क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद ध्यान रखिएगा कभी भी आप यहां हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he would have come to class। ये क्या है आपका? क्लोज्ड कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। जीरो कंडीशनल, ओपन कंडीशनल, हाफ ओपन कंडीशनल, क्लोज्ड कंडीशनल। तो मैंने कहा कि अगर किसी चीज को पढ़ना है तो आप डेप्थ में घुस के पढ़िए। तो अब क्या है? he would come to class, मतलब वह क्लास में आ जाता, कक्षा में आ जाता। इसका मतलब वो क्लास में आया नहीं, इसका मतलब वो क्लास में आया नहीं, ठीक। तो अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए? हाँ, इसमें 1 होगा तो इसमें हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए, हैड माइक बीन एबल टू फिनिश हिज होमवर्क, मतलब ये सेंटेंस ऐसे है, इफ माइक हैड बीन एबल टू फिनिश हिज होमवर्क, ये होमवर्क लिखा हुआ है, हिज होमवर्क, ठीक। तो जब आप क्लोज्ड कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि अगर क्लोज्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? इफ वाले क्लास में पास्ट परफेक्ट होता है, और जो प्रिंसिपल क्लास होता है उसमें वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, वो सेंस के अकॉर्डिंग चलेगा वहां, ठीक। तो ये क्या है? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां क्या आ जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो क्लोज्ड कंडीशन में क्या होता है? इफ को हटा करके अगर इस स्थान पर मैं ये हेल्पिंग वर्ब हैड को उठा देता हूं, जैसे यहां है, देखिए ये है ना, तो इफ के स्थान पे हैड को उठा दिया, अब फिर क्या कर दिया? सेम सेंटेंस को रख दिया गया। तो ऑप्शन डी क्या है? इसमें सही है। और भी इसका एग्जांपल बता देता हूं, इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूं। जैसे हमने लिखा कि इफ यू हैड कम टू मी कामा आई वुड हैव हेल्प्ड यू।
तो इसका मतलब है कि यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो ये क्या है, क्लोज्ड कंडीशनल। मतलब क्लोज्ड कंडीशनल वो होता है कि पास्ट में कोई ऐसा एक्शन हुआ है कि उसका हम अपोजिट बोलते हैं। अर्थात जब हम प्रेजेंट में वाक्य बोलते हैं, कोई सेंटेंस कहते हैं, तो इसका मतलब है कि पास्ट में उसका अपोजिट हुआ है। तो अगर मैंने कहा कि अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो क्या पास्ट में आया था? नहीं आया था। इसका मतलब इसको जब आप रियल में बदलेंगे तो आप ऐसे कहेंगे, ये पॉजिटिव है तो कहेंगे कि यू डिड नॉट कम टू मी। कंडीशनल सेंटेंस कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन पढ़ाया जाता है। फुल स्टॉप। और यहां क्या है, आई डिड नॉट हेल्प यू। देखिए, तुम मेरे पास नहीं आए, वास्तव में नहीं आया। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, वास्तव में मैंने नहीं की। अब दोनों को जोड़ेंगे, अगर कहेंगे कंडीशनल सेंटेंस बनाओ तो इसका मतलब अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव। अब इसको इन्वर्जन के थ्रू बनाएंगे तो इफ को हटा करके आप ऐसे भी बना सकते हो, क्या, हैड यू कम टू मी। तो अब ये पास्ट परफेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब का भी सेंस दे रहा है और इफ का भी सेंस दे रहा है, ठीक है ना। और जब यहां हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा तो यहां वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, ठीक है ना। ये तो बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए मैं कंडीशनल सेंटेंस कम से कम हफ्ते 10 दिन की क्लास चलती है। तो अब क्या है, यहां वही कॉन्सेप्ट है कि इसको आप ऐसे पढ़िए, इफ माइक हैड बीन एबल। अब जो हैड बीन एबल लगा है इसमें भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा है। तो इसका हिंदी अर्थ निकला सका था। अगर माइक, इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा कि यदि माइक अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य समाप्त कर सकता था तो वह क्लास में आ जाता। तो आप कहेंगे सका था कैसे आएगा, तो उसका भी मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसका कॉन्सेप्ट में है ये चीज। अब चूंकि मैं यहां एक्सरसाइज करवा रहा हूं, वहां भी घुसूंगा तो बड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब मॉडल वर्ब भी ध्यान रखिएगा, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट होता है मॉडल वर्ब का। लोग बताते हैं कैन का कॉन्सेप्ट, कुड का कॉन्सेप्ट, अरे बहुत। चलिए, ऑल ऑफ पीपल एट द AAE कॉन्फ्रेंस आर। तो ऑल यहां क्या है, प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो कह रहा है कि कहां, एट द AAME कॉन्फ्रेंस में जो लोग हैं उनमें से सभी लोग हैं, क्या हैं। अब यहां मैथमेटिक्स टीचर होगा कि मैथमेटिक्स टीचर्स होगा कि मैथमेटिक्स टीचर होगा कि मैथमेटिक्स टीचर होगा। तो इनमें से आप कौन सा आप देखेंगे, तो आप देखेंगे ऑप्शन बी सही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इंग्लिश टीचर नहीं होता है, इंग्लिश टीचर नहीं कहा जाता है। लोग कहते हैं इंग्लिश टीचर, ये गलत होता है। इंग्लिश टीचर का मतलब होता है इंग्लैंड का रहने वाला वो टीचर। अगर भारत का रहने वाला है तो क्या कहेंगे, द टीचर ऑफ इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी सब्जेक्ट के जो पढ़ाते हैं उसके टीचर हैं, ठीक। बाकी जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, जैसे कभी कभी लोग हमारे फैमिली मेंबर हैं, फैमिली मेंबर गलत होता है, द मेंबर ऑफ फैमिली कहना चाहिए या द मेंबर्स ऑफ फैमिली कहना चाहिए। तो यहां मैथमेटिक्स जो होता है, अब क्योंकि ये मैथमेटिक्स कोई देश थोड़ी है, लेकिन इंग्लिश तो एक देश है ना, तो मैथमेटिक्स तो देश नहीं, एक तो एक विषय है, वास्तव में सही विषय है। तो और जो कि प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, मैथमेटिक्स नहीं लिखा जाता है, फिजिक्स नहीं लिखा जाता है, फिजिक्स लिखा जाता है, सिविक नहीं लिखा जाता, सिविक्स लिखा जाता है। और जो टीचर्स हैं, यहां देखेंगे आप कॉन्फ्रेंस में जो आर लगा है, आर तो प्लूरल लेगा ना, क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो प्लूरल नाउन है, यहां आप टीचर करेंगे तो गलत हो जाएगा। मैथमेटिक्स सही है तो टीचर से भी सही है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी सही हो जाएगा। हिंदी टीचर्स के, हिंदी तो विषय है ना, कोई देश थोड़ी है, तो बस वो अपार्ट किसके चार्ज चलता है, फ्रेंच टीचर और इंग्लिश टीचर, ठीक है ना।
उनके साथ। बाकी हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर ना कह करके हिंदी टीचर कहते हैं, मैथमेटिक्स टीचर कहेंगे, ठीक है, ये चीज है। तो जो आर आया है वो किसके अकॉर्डिंग आया? टीचर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेन नाउन तो यही, मेन सब्जेक्ट तो यही है ना आपका। चलिए हाँ, बड़ा पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा उठा करके। ये क्वेश्चन आपका आया था 2011 वाले में, जो मैं बता रहा हूं 2011 का पेपर आप उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन उठा के आया हुआ था, आप ना विश्वास होगा तो 2011 का पेपर जो 2015 में हुआ था उसको उठा के देख लीजिएगा कि में से ये क्वेश्चन आया हुआ था कि नहीं आया था। 10 क्वेश्चन पूछा था, फिल द ब्लैंक्स की बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? अंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर हो जाएगा। अब अंडरनीथ का प्रयोग कहां होता है? ध्यान रखिएगा। अंडरनीथ, जैसे ये दरवाजा है, दरवाजा है तो दरवाजे के नीचे से अगर गति करते हुए कोई चीज चली गई तो अंडरनीथ का प्रयोग होता है। जैसे पुल के नीचे, पुल है ये, पुल के नीचे से लगातार पानी बह रहा है, उसके नीचे से कंटिन्यू ऐसे गतिमान है तो आगे अंडरनीथ हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया कि मैं पुल मतलब दरवाजे के नीचे से मैंने न्यूज़पेपर डाल दिया, धकेल दिया, तो आई पुश्ड अ न्यूज़पेपर अंडरनीथ द डोर। और अंडर का प्रयोग करते हैं एकदम पैरेलल होता है, बीनीथ का प्रयोग करते हैं एकदम पैरेलल होता है। बीनीथ और अंडरनीथ एक स्थान पे प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अंडर ज्यादा प्रेफर किया जाता है। मतलब अगर कोई चीज दिख रही तो अंडर का प्रयोग, अगर छिपी हुई है, आपको सिर्फ एक अंदाजा अकेले है, एक गेस है, एक संशय है, तो आप बीनीथ का प्रयोग करेंगे। और दिख रही है, आपको एकदम क्लियर मालूम है, तो आप क्या कहेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे। बिलो का प्रयोग क्या होता है? बिलो तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, इसका भी एक जगह नहीं कई जगह प्रयोग होता है। तो प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये क्लियर नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर इसी जगह प्रयोग होता है। बिलो का प्रयोग संख्या के लिए भी होता है, अधीन के लिए भी होता है। जैसे अंडर का प्रयोग अधीन के लिए भी होता है, जैसे कि दिस बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन है ना। अगर कोई चीज बना नहीं है, प्रोसेस में चल रहा है, उस प्रक्रिया के अधीन प्रोसेस में है, तो वहां भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। तो प्रीपोजिशन कोई फिक्स नहीं है कि कहां कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो इसका पूरा देख लीजिए। एक्सपेरिमेंटल माने प्रयोगात्मक होता है। क्या होता है? प्रयोगात्मक। एग्रीकल्चर माने क्या होता है? कृषि होता है। स्टेशन माने क्या होता है? संयंत्र होता है, संयंत्र होता है जहां की हमारा क्या होता है? काम चलता रहता है, ठीक है। तो एट एन एक्सपेरिमेंटल एग्रीकल्चर स्टेशन, कहा? एक प्रयोगात्मक। कैसा प्रयोगात्मक? कृषि। तो एक प्रयोगात्मक कृषि संयंत्र पर क्या होता है? मेनी टाइप्स ऑफ ग्रास, बहुत से प्रकार के घास क्या होते हैं? आर ग्रोन, उगाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। अंडर वेरियस कंडीशन, विभिन्न स्थिति या इन विभिन्न परिस्थितियों के अधीन बहुत से प्रकार के घास उगाए जाते हैं। कहां? प्रयोगात्मक, जहां प्रयोगशाला होती है, प्रयोगात्मक कृषि संयंत्र पर। तो क्या जाएगा? अंडर हो जाएगा। बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वो सिंपल क्वेश्चन तो हर एक सॉल्व करते हैं, आप बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक एक वर्ड की टर्मिनोलॉजी को तोड़िए। जैसे अब हमने यहां कहा कि बेटा एट एन एक्सपेरिमेंटल एग्रीकल्चर, ये कैसा फ्रेज बना? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या है? स्टेशन नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया, इसके ये एडजेक्टिव, इसकी विशेषता बताया, तो ये कैसा फ्रेज बना? तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बना। कहां पैदा किए जाते हैं? फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। आर ग्राउंड, पैदा किए जाते हैं। घास, क्या पैदा किया जाता है? बहुत प्रकार के घास, ये सब्जेक्ट हो गया। कहां पैदा किए जाते हैं? तो आप वेयर लगाएंगे तभी तो मिलेगा ना। अब वेयर से क्या मिलता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलता है। तो हर एक एक वर्ड की टर्मिनोलॉजी को आप देखते चलिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक्स। टेक में तकनीकी, क्या है? तकनीकी। हैव बीन, ये क्या है? पैसिव फॉर्म में है। क्या है? हैव बीन, पैसिव फॉर्म में ना। हैव बीन डेवलप्ड,
इजाद किया जा चुका है, विकसित किया जा चुका है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में, हाल के वर्षों में क्या, टू डायग्नोस माने होता है निदान, जहां रोग आज का निदान किया जाता है, ठीक है ना। जेनेटिक डिजीज इन डेवलप फेटस, तो इसको ब्रैकेट में कर दिया गया है, ठीक है ना। जो फेटस भ्रूण होता है ना इन सब के लिए, तो क्या जाएगा, बस यहां सेवरल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टेक्निस क्या है, नाउन है, जिसके अकॉर्डिंग क्या चला, वर्ब चला। ओके, वर्ब चला। अब इसके पहले नाउन है तो इसके पहले एडजेक्टिव आएगा, अब एडजेक्टिव आएगा तो सेवरल है। दे आर सेवरल, इम्पॉसिबल गलत है। देयर आर सेवरल, इम्पॉसिबल। सेवरल ऑफ होता नहीं है, क्योंकि सेवरल तो एडजेक्टिव होता है। अब एनफ क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, लेकिन सेवरल क्या होता है, सेवरल ऑफ अस नहीं कहेंगे। सेवरल क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव नाउन के पहले रखा जाएगा। तो बहुत सी तकनीकी, कई तकनीकी विकसित की जा चुकी हैं इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है ना, टू डायग्नोस, पहचान करने के लिए, रोग निदान के लिए, ठीक है ना। हाल के वर्षों में बहुत सी तकनीकी को इजाद किया जा चुका है। अगला देखिए, विथ न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी के साथ क्या है, कैमरास कैन टेक पिक्चर्स ऑफ अंडर वाटर वैली कलर। क्या हो जाएगा, इसमें इन हो जाएगा, इन कलर, रंगीन में। जैसे वेल्स आर ब्लू इन कलर, वेल्स आर ब्लू इन कलर, रंग में क्या होते हैं, नीले होते हैं, ठीक है। तो इन कलर, रंग बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समानता इन का प्रयोग करेंगे। जब उसकी क्वालिटी, इंटरनल क्वालिटी की बात करेंगे तो हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर आया, आर किसका रूप है, बी का रूप है, तो बी के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये क्या होता है, ये पैसिव का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, पैसिव का कॉन्सेप्ट। आर प्रिपेयर्ड, बनाए जाते हैं, कहां से बनाए जाते हैं, फ्रॉम फ्लोर, फ्लोर माने क्या होता है, आटा, मील माने भी क्या होता है, आटा होता है। फ्लोर आर मील डिराइव्ड फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ ग्रेन। डिराइव्ड माने क्या होता है, निर्मित होना, फ्रॉम किससे, सम फॉर्म ऑफ ग्रेन, अनाज के, फॉर्म माने क्या, रूप, सम फॉर्म, अनाज के कुछ रूप, फ्रॉम माने से, अलगाव की बोध होती है भाई। जो आटा बनता है तो गेहूं अलग है, आटा अलग है भाई, नो डाउट, लेकिन वो आटा कहा जाता है, वो गेहूं कहा जाता है, बनता तो उसी से है ना आटा। आटा तो कई होता है, चावल का आटा, गेहूं का आटा। अब हर एक आटे को कह दीजिए ये गेहूं का आटा है, तो ऐसा नहीं है, तो उससे रूप परिवर्तन हो जाता है ना। तो जहां चेंजिंग आती है वहां प्रीपोजिशन क्या किया जाता है, फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहे कि कुछ, सम फॉर्म, अनाज के कुछ रूप से निर्मित। अब ये डिराइव्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, जो कि एडजेक्टिव। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है, एडजेक्टिव। अगर मैं कहूं कि अनाज के कुछ रूप से निर्मित, डिराइव्ड माने प्रारूपित, निरूपित, ठीक है ना, गठित, वो तो सेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। तो अनाज के कुछ रूप में से निरूपित, निर्मित, आटा, आटों से, मतलब आटा से क्या तैयार किया जाता है। तो अब तैयार किया जाता है क्या कहेंगे, क्या प्रीपोजिशन, अब आर के पहले सब्जेक्ट आएगा, तो क्या प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर के सब्जेक्ट बनेगा, इम्पॉसिबल। अब व्हाइल से अगर बनेगा तो एक क्लाज आएगा, तो क्लाज आएगा तो बेकरी प्रोडक्ट, सब्जेक्ट तो आ गया, वर्ब नहीं आया, ठीक है ना। ओके, तो यहां क्या कहा जाए, बेकरी प्रोडक्ट्स, जो बेकरी प्रोडक्ट्स, जहां बिस्किट आज बनते हैं, तो बेकरी प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर्ड, तैयार किए जाते हैं किससे, आटा से। अब वो आटा कहां से मिलता है, अनाज के कुछ रूप से निरूपित, ठीक है ना। जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा तो बताइएगा, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं फिर से आकर के लाइव बताऊंगा।
कॉन्स्टिट्यूट्स अ बायोम, मतलब यह एक बायोम का निर्माण करता है, निरूपित करता है। तो अब इट किसके लिए है ये देख लो। जैसे मैंने यहां लिखा ओपन द विंडो, ओपन द विंडोज इफ इट हेल्प्स यू टू स्लीप। खिड़कियां खोल दो अगर यह तुम्हारे सोने में मदद करता है। तो अब यहां देखो बेटा, इट किसके लिए आया, इट किसके लिए आया, तो इट ध्यान रखिएगा ये पूरे क्लाज के लिए आया, मतलब जो इंपरेटिव सेंटेंस है इसके लिए आया। खिड़कियां खोल दो अगर यह तुम्हारे सोने में मदद करता है, यह बराबर क्या, खिड़कियां खोलना। तो उसी प्रकार इट जो है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ए बायोम, यह एक बायोम का निर्माण करता है। मतलब जब जानवर और पौधे मतलब जो एटमॉस्फेयर का क्रिएट एक करते हैं तो वो बायोम एक जैव विज्ञान का परिभाषा है। तो अब यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या, व्हेन अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ये ध्यान रखिएगा ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। और कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। जीरो कंडीशनल में ध्यान रखिएगा ज्योग्राफिकल, साइंटिफिक, मैथमेटिक, यूनिवर्सल, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे अगर पानी को गर्म करोगे तो क्या वो बर्फ बनेगा, तेल बनेगा, नहीं, उसका एक कॉन्सेप्ट है, वाष्प बनेगा या तो क्या बनेगा। मेरे गले काफी खराश है इस लेक्चर में, बाकी आगे के लेक्चर में सही हो जाएगा। तो व्हेन ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑक्युपाइज, तो जब पौधों और जानवरों का एक समूह क्या ग्रहण करता है, उपयोग करता है क्या, ए सीजेबल ज्योग्राफिक एरिया। सीजेबल ने एक बड़े आकार के भौगोलिक क्षेत्र को ग्रहण करते हैं, तो यह निर्माण करते हैं। मतलब इनका जो प्रोसेस है, जो जानवर और पौधे ग्रहण करते हैं एक बड़े क्षेत्र को, तो उन सब के लिए क्या है, इट आया है। तो ये हो जाएगा आपका। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंजंक्शन है, ठीक है ना। तो ये बाकी और किसी में कंजंक्शन है नहीं, दैट कंजंक्शन है, दैट ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑक्युपाइज, सेम ऐसे है, लेकिन इसमें दैट कंजंक्शन नहीं आएगा क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी दैट नहीं होता है। क्या होता है, व्हेन या इफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न ब्लिम्स। ब्लिम्स माने होता है बेटा गुब्बारा। क्या होता है, गुब्बारा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं ना, जो बड़ा बड़ा गुब्बारा होता है जिससे लोग यात्रा करते हैं। और लाइक यहाँ प्रीपोजिशन है जिसका मतलब तरह, समान। दी फेमस गुड ईयर, गुड ईयर एक नाम है प्रॉपर नाउन की तरह, इसलिए देखो ये क्या है, कैपिटल लेटर में। अगर बाय द वे आपको कंफ्यूजन हो, अगर वो कैपिटल लेटर में है तो ध्यान रखिएगा वो आपका प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव है। नाउन क्या है, ये है। जैसे मैंने कहा इंडियन आर्मी, है ना, इंडियन आर्मी, तो अगर इंडियन आर्मी लिखा तो आर्मी नाउन हो गया, ये इंडिया से इंडियन बना हुआ है। तो अगर प्रॉपर नाउन से कोई एडजेक्टिव बनता है तो ये एडजेक्टिव बना, तो तब भी वो क्या इसमें लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। तो ये तो नाउन है, प्लूरल नंबर नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है बता रहा हूं। प्रसिद्ध गुड ईयर गुब्बारों की तरह आधुनिक गुब्बारे। अब इसका जो वर्ब है यहां आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, डिफर। डिफर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है। तो अंतर होता है, किससे अंतर होता है, मतलब भिन्न होता है। फिर से बता दे रहा हूं, प्रसिद्ध गुड ईयर गुब्बारे की तरह आधुनिक गुब्बारे फर्स्ट वंस से, मतलब जो पहली बार निर्माण हुआ था गुब्बारे का, फर्स्ट वंस, देखो वन का बहुवचन चला है, जो पहली बार गुब्बारे हुए थे उनसे क्या है, अलग है। अब इन दैट या इस स्थान पे आप इन विच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इन विच या इन दैट। अब दे किसके लिए आया है, ये ब्लिम्स जो प्लूरल नंबर नाउन है इनके लिए दे आया है, जिसमें कि दे आर फिल्ड, उनमें भरा जाता है क्या, हीलियम इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम भरा जाता है। पहले हाइड्रोजन भरा जाता है, अब हीलियम। हीलियम क्या, हवाई जहाज के जो पहिया होता है उसको हीलियम भरा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है, हाइड्रोजन से भी ज़्यादा। तो अब यहाँ ये ध्यान रखिएगा ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है,
एडजेक्टिव क्लॉज है जो किसकी विशेषता बताया, इनकी विशेषता बताया। ओके या चाहे आप इनकी भी कह सकते हैं, इसमें भी भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्दो यद्यपि दी ओजीवा, ये एक जनजाति होती है, ठीक है, अमेरिका ही की ही एक है। तो ओजीवा जैसे रेड इंडियंस होते हैं ना अमेरिका में एक जनजाति, तो उसी प्रकार एक जनजाति है। तो यद्यपि ओजीवा जनजाति इंडियंस जो हैं फाट लड़े फ्रिक्वेंटली माने लगातार विथ द सियाक्स, ये भी एक जनजाति होती है जो कि डकोटा में रहती है, डकोटा की एक जनजाति होती है। तो कोई भी कम्युनिटी होती है, ठीक है ना, उनको उनके साथ क्या होता है आर्टिकल दी का, जैसे द हिंदूस द मुसलमान्स है ना, तो इनके साथ क्या लगता है आर्टिकल दी। तो देखो यहाँ दी लगा हुआ है ना, द सियोक्स। तो यद्यपि ओजीवा इंडियन लगातार किससे लड़के, सियोक्स से लड़े, फिर भी दे डू नॉट हैव, सॉरी दे डिडंट हैव, क्योंकि ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में जाए, उनके पास नहीं थे क्या, विथ अर्ली व्हाइट सेटलर्स। तो जो अर्ली माने के पूर्व के, व्हाइट माने सफेद, मतलब जो पूर्व के गोरे निवासी थे उनको व्हाइट बोला जाता है ना, सेटलर माने निवासी। तो गोरे निवासी जो पूर्व के गोरे निवासी थे उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कांटेक्ट जब हिंदी अर्थ होता है इसका संपर्क, क्या होता है संपर्क, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच का प्रयोग होगा, मेनी गलत है, लार्ज लार्ज गलत है। लार्ज अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो होता है, लेकिन जहां आकार की बात होती है, जैसे लार्ज पैग है ना, लार्ज अमाउंट, तो उनके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन ए हॉट मतलब इन प्रीपोजिशन गर्म, सनी माने चमकदार, क्लाइमेट जलवायु में, मैन एक्लिमेटाइज मतलब अनुकूल बनाता है। तो कड़ी धूप में, कुल मिलाकर कड़ी धूप वाले जलवायु में, मतलब धूप युक्त और गर्म युक्त जलवायु में आदमी अनुकूल बनाता है, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालता है। कैसे, बाई ईटिंग। तो अब बाई ईटिंग जो है ये क्या बना है आपका, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। कैसे, जैसे मैं कह दूं कि आई अर्न मनी, मैं पैसे कमाता हूं। कैसे कमाता हूं, बाई टीचिंग, पढ़ा करके, मैं पढ़ा करके पैसे कमाता हूं। तो ये अब जब भी आपको फ्रेज हुआ या कुछ भी प्राप्त करना हो तो आप फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन करिए। तो मैं कमाता हूं, आप ऐसा कौन सा डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे कि आपको क्या मिल जाए, पढ़ा करके। तो आप यहां क्या लगाएंगे, हाउ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हाउ। कैसे कमाता हूं, तो पढ़ा करके कमाता हूं। एक क्वेश्चन भविष्य में ऐसे भी पूछ सकता है, बाई सही ओनली बाई टीचिंग आई अर्न मनी, मतलब केवल पढ़ा करके मैं पैसे कमाता हूं। तो अगर ध्यान रखिएगा ओनली के साथ फ्रेज आ जाए, क्या जाए, फ्रेज आ जाए, एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, तो टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले रख दीजिएगा। ये क्या होता है, ये इन्वर्जन रूल का एक नियम होता है। अब मार्क ऑफ इंडिकेशन मत लगाइएगा, यहाँ फुल स्टॉप ही रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डू आई अर्न मनी, ये इन्वर्जन होता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग फंडामेंटल एडवांस लेवल मुझसे पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं फंडामेंटल में पढ़ाया हूँ। तो ये टफेल उनके लिए है, रेन मार्टिन उनके लिए है जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल ना क्लियर हो, ठीक है ना, कुछ ही लेवल क्लियर हो तो ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, सम फॉर्म्स ऑफ मोलस्क। मोलस्क जानते क्या होता है, घोंघा। क्या होता है, घोंघा। तो फार्म माने देखो, फ्राम अलग होता है, फार्म अलग होता है। फार्म माने क्या होता है, रूप होता है, ठीक है, प्रकार होता है, ठीक है ना। जैसे मानव के प्रकार, घोंघा का। तो क्या है कि सम फार्म मतलब कुछ रूप, किसके, ऑफ मोलस्क। घोंघा जो प्रजाति होती है उनमें से कुछ प्रकार क्या, आर एक्सट्रीमली यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं, बहुत ही लाभदायक हैं। जैसे कि फूड, सी फूड होता है ना, स्पेशली
बाइवेल्व्स, बाइवेल्व माने द्विकपाटी, जिनमें दो, जैसे सीप होता है ना तो उसमें दो कपाट होते हैं, शंख होता है दो कपाट होते हैं ना। तो स्पेशली विशेष रूप से दो कपाटी वाले कौन कौन से, जैसे जैसा कि, इस विशेष रूप से द्विकपाटी जैसा कि ऑयस्टर्स, टॉम्स एंड स्कैल्प्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सच एज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सच एज। क्यों हो जाएगा सच एज, जिसका मतलब होता है जैसा कि, सच माने ऐसा। इसके बाद क्या आता है, सिर्फ नाउन और उसके बाद एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट आता है। सच जब आएगा, जैसे कहा जाए कि ही इज सच ए मैन दैट आर रेस्पेक्टेड, या दैट एवरी वन रेस्पेक्ट्स हिम, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होगा। और एक ऐसे भी हो सकता है जो कि एडजेक्टिव क्लॉज होता है, ही इज सच ए मैन। अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये कंजंक्शन है। एज एवरी वन रेस्पेक्ट्स। अब देखिए यहाँ हिम नहीं है, यहां इसमें हिम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां एज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, रेस्पेक्ट्स का। हिंदी अर्थ देखिए, वह ऐसा आदमी है, वह एक ऐसा आदमी है जिसका प्रत्येक सम्मान करते हैं। और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट है। वह एक ऐसा आदमी है कि प्रत्येक उसका सम्मान करते हैं। यहाँ का हिम कौन है, ये मैन है। और यहाँ मैन का रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, ये एज है। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर आपने सही तरीके से पढ़ा होगा तो ये चीज़ें हैं। अब बाकी नहीं समझ में आएगा तो मैं बता रहा हूँ, ये एडवांस लेवल क्लॉज का है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ नाउ बिलीव्ड, अब यह विश्वास किया जाता है, अब यह विश्वास किया जाता है कि दैट सम डैमेज, मतलब डैमेज क्या है, नाउन है, सम डैमेज, ठीक है ना, कुछ नुकसान, किसके, टू टिश्यूज, जो ऊतकों का जो कुछ नुकसान होता है, में रिजल्ट, तो जो ऊतकों का कुछ क्षरण होता है, नुकसान हो जाता है, तो कैसे नुकसान होता है, में रिजल्ट, परिणाम हो सकता है, सम, किससे, रिजल्ट फ्रॉम, तो जो नुकसान होता है वो किससे होता है, फ्रॉम एक्सपोजिंग देम बराबर टिश्यूज। एक्सपोज माने जब ओपन होता है, एक्सपोजिंग क्या, टू फ्रेक्वेंट माने लगातार, एक्सरे माने जो किरण होती है उसके सामने लगातार, विशेष रूप से जब वो खुला होता है तो उनसे क्या होता है, इनका नुकसान होता है। तो क्या जाएगा, फ्रॉम एक्सपोजिंग हो जाएगा। ठीक, रिजल्ट ध्यान रखिएगा, फ्रॉम लेता है, इन लेता है, ठीक है, कई प्रीपोजिशन लेता है। लेकिन यहाँ क्या, अलगाव की स्थिति के कॉन्सेप्ट में, भाई कोई चीज़ किसी से स्रोत होता है ना, अगर कोई चीज़ अलगाव होता है या स्रोत होता है, जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, यहाँ से लिया गया है, तो ये चीज़ एक्सपोजिंग फ्रॉम, ठीक ना, फ्रॉम एक्सपोजिंग देम, मतलब जब इन ऊतकों को क्या किया जाए, लगातार रूप से एक्सरे के संपर्क में होते हैं ना, उनके सामने खुले होते हैं, एक्सपोज मैंने क्या, खुलना, उजागर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे, ये तो एकदम सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कभी भी रैदर हुआ, उड रैदर हुआ, उड सूनर हुआ, हैड रैदर, हैड बेटर, हैड सूनर, इन सब के बाद क्या आता है, वर्ब का बेस फॉर्म बराबर बेयर इन्फिनिटिव। ये फुल इन्फिनिटिव है, ये क्रिया का तीसरा रूप है, ये ग्रोइंग है, जिरंड है, जिरंड नहीं आता है, यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। चले आगे। अच्छा, इसकी हिंदी अर्थ क्या निकलेगी, रोडोडेंड्रोन्स, ये क्या होता है, एक प्रजाति होती है, ध्यान रखिएगा, मतलब एक प्रकार का फल होता है, समझे, फूल की प्रजाति होती है फल की। तो वुड रैदर ग्रो, ठीक, कहाँ पैदा होते हैं, इन शेडी प्लेसेस, छायादार स्थानों में, एंड और
so would and so would as always। ध्यान रखिएगा so would क्यों आया। अब यहां जैसे कह दें ऐसा राम भी करता है, जैसे देखें, जैसे आई वॉक अर्ली इन द, मैं थोड़ा साफ लूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, जैसे मिल गया आई वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए, मैं प्रातःकाल टहलता हूँ और मेरा भाई भी टहलता है, ऐसे भी कह सकते हैं, और ऐसा मेरा भाई भी करता है। तो ऐसा मेरा भाई भी करता है, तो इसका क्या करता है, टहलना। अगर वो भी टहलता है तो सो डज माई ब्रदर। तो ये जो फल की प्रजाति है एज लीज है, ये जो प्रजाति है ये भी इसी तरह छायादार में उगती है। तो अब क्या किया जाएगा, अब यहां क्या है, वुड हेल्पिंग वर्ब है। अब चूंकि सो से जब वाक्य की शुरुआत हुआ एडवर्ब से, तो क्या किया जाएगा, इन्वर्जन रूल रख दिया जाएगा, मतलब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंस के अकॉर्डिंग। अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के यहाँ लिए क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू डच का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ डिड का प्रयोग करें, डू का प्रयोग करेंगे। और अगर यहाँ पास्ट होता तो वहाँ डिड हो जाता। अब चूंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, वुड है, तो यहाँ भी कहा जाएगा ये सब्जेक्ट है, ये इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है और सो है। जैसे आप देखते नहीं, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे। ठीक, तो मैं प्रातःकाल टहलता हूं और वैसा मेरा भाई भी करता है। तो ये इन्वर्जन रूल फॉलो होता है। मतलब अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो सारे क्वेश्चन क्लियर कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली, हाल ही में। और ध्यान रखिएगा रिसेंटली का प्रयोग लोग बता देते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में ही किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, और भी कई टेंस में आता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में आपके जो भी क्वेश्चन अब तक आए हैं इसी से संबंधित आए हैं, तो ज़्यादा डेप्थ में अभी आपको चलने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, हाल ही में देयर हैव बीन सेवरल आउटब्रेक्स। आउटब्रेक्स माने कहते हैं जो बीमारी का प्रकोप होता है, जो भी फैलता है ना, उसके लिए आउटब्रेक्स ऑफ डिजीज, बीमारियों का। अरे उसका देखिए हिंदी नहीं आ रही है, आउटब्रेक्स ने बहुत तेज से फैलता है ना, आउटब्रेक्स, ठीक है ना। तो कई बीमारियों का फैलाव हो चुका है, जैसे कि लाइक मैंने क्या बताया था, ये प्रीपोजिशन है। क्या है प्रीपोजिशन, लाइक क्या है, प्रीपोजिशन है जिसका मतलब तरह। तो लाइक लेगियोनेयर, ये एक बीमारी है, सिंड्रोम्स किसकी तरह फैल चुका है, लेगियोनेयर सिंड्रोम की तरह बीमारी फैल चुकी है, ठीक है ना। एंड डॉक्टर्स डू नॉट नो, और डॉक्टर नहीं जानते हैं। जैसा कि मतलब हाल ही में बीमारी फैल चुका है, ठीक है ना, और डॉक्टर नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं कि कारण क्या है, व्हाट द काज इज, और डॉक्टर नहीं जानते हैं कि कारण क्या है। अब देखो, अब नो के बाद द काज इज व्हाट, तो जो WH क्वेश्चन वर्ड है इनके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं बनता है, ठीक है ना। तो व्हाट के पहले इज नहीं आएगा,
व्हाट के पहले इज नहीं आएगा और इज के पहले व्हाट तो वैसे भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी है। जैसे कह दिया जाए कि ही आस्क्ड व्हाट वाज माई नेम, ठीक। तो अब ये गलत है, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको काट के क्या कहेंगे, व्हाट माई नेम वाज, व्हाट माई नेम वाज, मेरा क्या नाम था। उसने पूछा कि मेरा क्या नाम था। अब चूंकि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट में जाएगा, समझे ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर एडजेक्टिव आ गया तो वो व्हाट और हु के बाद ही आएगा। लिख लीजिएगा आप लोग कि अगर कंजंक्शन हु है या व्हाट है, ठीक है ना, तो इनके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है और यहाँ नाउन है या प्रोनाउन है, तो जब सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेंगे तो इज एम आर वाज वर यहाँ चला आएगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव रहेगा तो उनमें फिर कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है ना, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे नरेशन का कॉन्सेप्ट करते हैं ना, जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा हु आर यू मार्क ऑफ इंडिकेशन। अब ही आस्क्ड हु, अब यहाँ यू का चेंजिंग यहाँ मान लीजिए मी मान लीजिए, हु आई वाज, फुल स्टॉप। और लेकिन अगर ये कह दिया कि ही सेड कामा इन्वर्ट कामा हु इज क्लेवर, कौन चालाक है, तो अब जब इसको चेंज करेंगे तो आप कहेंगे ही आस्क्ड हु वाज क्लेवर, ये ध्यान रखिएगा। तब यहां देखिए हु के बाद बी फॉर्म आया, जैसे हु के बाद इज आया तो बस टेंस चेंज होगा। अब चूंकि क्लेवर क्या है, आपका एडजेक्टिव है, तो उसी प्रकार हु और व्हाट का कॉन्सेप्ट अगर नाउन रहेगा तो नाउन के बाद बी फॉर्म रखा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकन ऑथर जॉन अपडाइक, अमेरिकन लेखक जॉन अपडाइक। अब देखिए कह रहा है कि अमेरिकन लेखक जॉन अपडाइक स्पेंट हिज बॉयहुड, अपना लड़कपन व्यतीत किया, कहाँ, इन स्लिंगटन पेंसिल्वेनिया, अपना लड़कपन स्लिंगटन के पेंसिल्वेनिया में व्यतीत किया। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो अब क्या है कि यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, तो ये केस इन अपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। क्या है आपका, केस इन अपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। मतलब अमेरिकन ऑथर जॉन अपडाइक कौन थे, यहाँ बता रहा है द ओनली चाइल्ड ऑफ हाई स्कूल मैथमेटिक्स टीचर, हाई स्कूल के मैथमेटिक्स टीचर के एकमात्र बच्चे थे। तो ये क्या है, केस इन पोजीशन है, कहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, यहाँ कामा के बीच में। अब यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप क्लाज और फ्रेज पे कमांड जब कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकन ऑथर जॉन अपडाइक का वर्ब तो ये हो गया, तो अब ये डबल वर्ब लेगा तो कंजंक्शन एंड आदि लेना चाहिए। अब चूंकि यहाँ एंड तो है नहीं, तो वाज अगर रखेंगे, चलो एक पल के लिए मैंने मान लिया अमेरिकन ऑथर जॉन अपडाइक वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ द हाई स्कूल मैथमेटिक्स टीचर, तो मतलब इनके लड़के थे। तो जब इसका वर्ब वाज हो जाएगा तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा फिर, भाई इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, कोई नहीं, तो इसका सब्जेक्ट अलग से लाइए या तो कोई क्लाज बनाइए। अब देखिए होम द ओनली चाइल्ड, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, ही वॉज, तो अब ही वॉज आया, तो अब जॉन अपडाइक के बगल ही नहीं रखेंगे। अगर हाँ ये होता हु वॉज, अगर यहाँ
हु वाज होता तब ये सही था, हु वाज दी ओनली चाइल्ड ऑफ हाई स्कूल मैथमेटिक्स टीचर, तब ये सही था। अब चूंकि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन, भाई नाउन के बगल अगर कोई क्लॉज आएगा तो उसका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, पर्सनल प्रोनाउन थोड़ी आएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये केस इन पोजीशन क्या होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस में आने वाले नाउन या प्रोनाउन में जो भी बात शामिल होती है उसे केस इन पोजीशन के रूप में दर्शाया जाता है। तो एक कंप्लीट सेंटेंस, जैसे मैंने कहा यू चीटेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है ना, ये स्पेस इसलिए रखा। अब जैसे यहां कह दिया मोहन, तुमने मोहन मुझे धोखा दिया, तो इस यू का नाम क्या है, मोहन है। तो अब इस अमेरिकन ऑथर जॉन अपडाइक में कौन है, मैथमेटिक्स के टीचर जो हैं उनका एकमात्र लड़के थे, कौन, ये। तो अब ये केस इन पोजीशन के रूप में यहां दर्शाया गया। अगला है ही इंटर्ड अ यूनिवर्सिटी, वह यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया, कब, When he had 16 years, कोई मतलब नहीं। had जब वो रखा था 16 years रखा था, नहीं। जब ये होता when he was 16 years तब तो सही होता, जब वह थे। क्यों, क्योंकि जब वो 16 years के थे तभी तो उन्हें प्रवेश किया था। ऐसा तो नहीं कि 16 years समाप्त हो गया हो, नहीं, मतलब वो 16 years जारी था ना, चल रहा था ना। अब when 16 years were his age, इसका कोई मतलब नहीं, वर्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। 16 years क्या, एक तो यूनिटी को शो कर रहा है ना, क्या हो जाएगा, एट द एज ऑफ 16 ईयर, क्या हो जाएगा, एट द एज ऑफ 16 ईयर। तो एट का प्रयोग क्यों होगा, एट द एज ऑफ 16, तो 16 वर्ष की उम्र में। तो ये बताइए जिस समय वो प्रवेश किया 16 वर्ष का उम्र क्या था, जारी था ना, वो चल रहा था ना। ऐसा नहीं कि 16 वर्ष की समाप्ति हो गई थी। 16 वर्ष क्या होता है, 12 महीने का एक टाइम होता है, मतलब कोई ना कोई जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच किसी काम कर रहा है। एट एज 16 ईयर्स ओल्ड, ये ऐसा फ्रेज नहीं होता, ये फ्रेज गलत है। एट द एज ऑफ 16, ठीक ना, ये हो जाएगा। तो ये आपका एक लेवल समाप्त हुआ। इसी प्रकार आपके 41 लेवल हैं। कितने लेवल हैं, 41 लेवल हैं। तो उन 41, अब एक लेक्चर को हल करने में कम से कम हम लोगों को कितना टाइम खर्च होता है, लगभग 1.25 घंटे अगर एक्सप्लेन करके चले। बाकी हमको क्या, अगर बताइए इसका ऑप्शन ये होगा, इसका ऑप्शन ये होगा, अगर कंप्रेहेंसिव और फंक्शनल तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा। तो कोई आदमी अगर आपको 1.25 घंटे एक लेक्चर, अब किसी क्वेश्चन में तो 15-15, 20-20 मिनट टाइम लग जाता है उसको समझाने में, शुरू से लेके अंत तक। और उसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट रहेगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं फिर से दे दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9580150999। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिए कि सर हमको इस लेवल का ये क्वेश्चन समझा दीजिए। तो ये लेवल कौन सा था, ये लेवल 1 था, लेवल 1 है। अब देखिए हमारे जो 2018 में वही लेटेस्ट एग्ज़ाम था आपका, अभी तो उसके बाद LTE ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ नहीं। देखिए 76 लड़के हमारे सिलेक्ट हुए हैं। ये दीपा जी हैं, इनका LTE में 21वीं रैंक थी। ये कौन सी रैंक थी, 21वीं रैंक थी, ये ध्यान रखिएगा। और ये PGT में आप इनका उठा के देख लीजिएगा, दीपा सिंह, ऐसे पूरा नाम लिखते हैं दीपा सिंह चौहान, इनका 7वीं रैंक थी PGT में 2016 वाले में। 2016 में इनका PGT में कितना था, और ये TGT में इंटरव्यू मैंने नहीं बोला कि मत जाइएगा, ठीक है ना। ये इनकी 22वीं रैंक थी, किसमें, LT ग्रेड में। इनका TGT में भी हुआ था। लड़कियों का मोबाइल नंबर नहीं दिया हूँ, ये हैं आपके अजय जायसवाल, इनका मोबाइल नंबर है 9918011181। तो इनसे आप बात कर लीजिएगा कि आप ग्रामर कोर्स कहाँ किए थे। इनकी क्या है रैंक, 66वीं रैंक है।
TGT में भी हुआ था और LT ग्रेड में भी हुआ है, ठीक है ना। ये है, इस बंदे ने 4 नौकरी पाई है। PGT में भी हुआ है, NBS में भी हुआ है, इसकी LT ग्रेड में 119वीं रैंक थी, ठीक है ना। TGT नहीं गए थे ये देने, PGT में भी हुआ था, NBS में तो हुआ ही हुआ था। इनका मोबाइल नंबर है आपका, 1 मिनट, इनका मोबाइल नंबर ये देखिए, आप लोग ले लीजिएगा 7784071455। तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मैंने दिया था LT ग्रेड में। कारण मैंने मोबाइल नंबर इसलिए दिया था ताकि होता क्या है कि इस कोचिंग वाले उनकी फ़ोटो लगाए रहते, वो वाले कोचिंग उनकी फ़ोटो लगाए रहता है। तो भैया आप बात कर लो कहाँ पढ़े थे, हो सकता है कि इन लोगों की फ़ोटो और कहीं ले लिया हो कोई, ठीक है ना। ये कंचन लता है, बहुत ही सज्जन बिटिया है, ठीक है ना। GIC में हुआ था, TGT दोनों में हुआ है, मतलब नीले कलर और लाल कलर में है तो जान लीजिए दोनों में सिलेक्शन हुआ। पूजा वर्मा, इसकी भी अच्छी रैंक थे, 116वीं रैंक ऐसे कुछ थी, दोनों में सिलेक्शन हुआ है। TGT 2016 की बात कर रहा हूँ। इस बार TGT में जिस कोचिंग में 4-5 लड़के हुए हैं, हमारे यहाँ 37 लड़के हुए हैं, मतलब जिनका फ़ोटो आदि उपलब्ध हो चुका है। जो लोग फ़ोटो नहीं दिए, नाम नहीं दिए, मैंने उनको अब कभी बताया नहीं कि हमारे स्टूडेंट हैं। ये है बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हरेंद्र पाल सिंह, मतलब इतनी गरीबी से ये बंदा पढ़ा है कि क्या बताएं। इनका मोबाइल नंबर है 96 75 56 85 92, ठीक। ये है धीरज जी 91 40 71 75, ठीक है ना, ये नंबर है इनका। ये है आदित्य बहुत सज्जन, ये कंचन लता के साथ ही आते थे, 95 94 15 21 13 75, ये मोबाइल नंबर है। बात कर लीजिएगा धक्काड़े से। प्रतिभा दिवाकर, इनका दोनों में हुआ, TGT में हुआ है और LT में, लेकिन मेरे कहने पे ये TGT इंटरव्यू देने नहीं गई थी 2016 में। ये है भावना जी, ठीक है ना। तो इस देखिए आपके अनिल जी हैं, इनका LT में हुआ है, TGT में हुआ है। इनका मोबाइल नंबर देख लीजिए, ये है, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझे ना। और ये इनका 5 में सिलेक्शन हुआ है, लोक सेवा आयोग प्रवक्ता में हुआ है, ठीक ना, LT में हुआ है, TGT में भी हुआ है, और SSC के थ्रू कमीशन जो होता है उसमें भी इनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही योग्य है। इनका मोबाइल नंबर चाहिए था, या किसी का भी, किसी लड़के का नंबर चाहिए, किसी लड़की को की बात करने के लिए, तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा। ये प्रियंका चौधरी हैं, आपका भी सिलेक्शन 2 में हुआ है, KVS में हुआ था। सोनाली जी हैं, LT में हुआ है। शशिकला, इन्होंने उसी समय इनकी शादी हुई थी, इन्होंने अपनी फ़ोटो भेज दी थी। इनका PGT में हुआ है, LT में हुआ है, TGT में सब में हुआ है। ये सोनम कुमारी हैं, TGT और LT सब में हुआ है। संतोष जी हैं, इनका मोबाइल नंबर ये देखिए नीचे दिया है, 96 21 37, चाहे जिस पे बात कर लीजिएगा। चंद्रशेखर भाई हैं, इनका मोबाइल नंबर ये है 94 52 32 95 09। ये सुनीता यादव, प्रियंका चौधरी की बहुत बेस्ट फ्रेंड, ये 3 लोग आती थी। ये दिवाकर, प्रतिभा दिवाकर की बेस्ट फ्रेंड हैं, ये सभी आती थी। तो इस प्रकार ये हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं। इन्होंने, इनकी सबसे बड़ी रिकॉर्ड है, इन्होंने कभी नोट्स नहीं बनाया था। इनका मोबाइल नंबर 97 94 31 18 47। इनका एक नंबर और है, अगर नहीं लगेगा तो बताइएगा, दूसरा नंबर पर्सनल नंबर दे देके बात कर लीजिएगा आप लोग। तो इसी प्रकार बेटा 76 कैंडिडेट हमारे, ध्यान रखिएगा, सिलेक्ट हुए थे LT ग्रेड में, ठीक है ना। तो कितना दिखाएं आप लोगों को, बशर्ते मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, बशर्ते आप लोग मेहनत करते जाइए, ठीक है ना। और जहाँ रहिए वहाँ अपने गुरु का नाम रोशन करते रहिए, बस। और जिन लोगों को अगर इच्छुक हो, रेन मार्टिन का मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रेन मार्टिन करना चाहते हैं तो 9-10 महीने के बजाय मैं आपको साथ पूरा पैकेज दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप उसे कभी भी दे सकते हैं, ठीक है ना। वो पूरा का पूरा बैड है, आप 1 दिन में देख लीजिए, 2 दिन में देखिए, 3 दिन में देखिए, 1 दिन में 4 लेक्चर देख लीजिए, ये आप पे डिपेंड है। उस पर क्या होता है, मोबाइल पे जो आप मेरा एप्लीकेशन है उस पर आप उस पर स्पीड बढ़ा देंगे तो थोड़ा तेज़ चलेगा। अब क्वालिटी भी HD क्वालिटी बढ़ा देंगे और अच्छा चलेगा, साफ साफ दिखेगा, ठीक है ना। तो ये है। और टफेल अगर आप करना चाहते हैं तो इसका फ़ीस है 2000 रुपया, ठीक है ना। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर करना चाहते हैं तो उसका भी बात कर लीजिएगा, उसका फीस भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, एडवांस लेवल करना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, उसकी भी फीस हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इसे धीरे धीरे आपको मिलता जाएगा।